मैं कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहने का मतलब जो नहीं आ रहे उनको तो छोड़ देना है। अगर अपने को बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, अपने को ऐसा लगता है हाँ यार मैं इसको एलिमिनेट थ्योरी या अदर थ्योरी से कर सकता हूँ, इसमें भी बात करेंगे। लेकिन आपको वह क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं टच करना है जिसकी टांग पूंछ भी आपको नहीं पता है। इसलिए आपके लिए 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी का प्रयास हमें करना है। एक्यूरेसी 100% कहने का तात्पर्य आप मेरा समझते नहीं हो। आप कहोगे सर 100% एक्यूरेसी कैसे आ सकती है? फ्रेंड्स, बिल्कुल जब माइंड को आप संकेत दो ना तो 100% का ही देना चाहिए हर चीज में। जब तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, चाहे किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, तो अपने माइंड को यह संकेत देना है कि हाँ यार अपने को बेस्ट करना है। अगर अपने माइंड को अपने पॉजिटिव और संकल्प का संकेत दिएगा, हाँ यार मैं कर दूंगा, यस आई कैन एंड आई विल डू इट, तो हमारा दिमाग 100% अपनी एनर्जी लगाता है और हमें प्रत्येक जो भी चीज हमें रिकॉल करनी होती है तुरंत रिकॉल होती है, क्योंकि इसके लिए हम पूरे मनोयोग से तैयार हैं। जिसको आप देखो मैं लाइव सेशन कर रहा हूं, कोई गलती करता हूं क्या? क्योंकि मैंने माइंड को संकेत दे दिया है कि बेटे अब गलती नहीं करनी है, मेरे माइंड को कह दिया मैंने। अगर गलती करोगे पकड़े जाओगे सीधे सामने। क्योंकि हमने माइंड को अगर ये छूट दे दी कि हाँ यार वीडियो लाइव नहीं है, अपने एडिट कर देंगे, तो फिर क्या ये गलतियां करेगा? क्योंकि इसको संकेत अपने गलतियों का दे दिया, इसको छूट दे दी गलतियां करने की। तो इसलिए आपकी सफलता के लिए ये सबसे जरूरी है कि आप अपने माइंड को यह संकेत दें। कहने का मतलब हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ कि अपने को 100% एक्यूरेसी प्राप्त करनी है। अब बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। आप कहोगे सर कंटेंट अगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर आपको 30-40% कंटेंट नहीं आ रहा है तो भी डोंट वरी, क्योंकि आरएएस के अंदर आपको पता है 50% जो क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी आधे पर्सन, अगर आप 150 में से 75 क्वेश्चन भी करते हो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। इसलिए ऐसे पर्सनों के साथ क्यों कुचल नहीं करनी जो अपने को बिल्कुल ही पता नहीं है जिनके बारे में। ठीक है, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार 110 के नजदीक नहीं हो रहे हैं, मेरे 100 से कम रह रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार 10-15% ऐसे करने भी जरूरी है जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे कि उन प्रश्नों को आप कैसे सही कर सकते हैं। तो इसलिए माइंड को संकेत अभी से ये देना है कि हाँ यार जो भी मेरे टॉपिक है उनको मैं बढ़िया तरीके से करूँगा। एग्जाम हॉल के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, जब पेपर आपका सामने होगा, हर क्वेश्चन आपके सामने आए, उसका वेलकम आपको किस प्रकार से करना है। उसका वेलकम ऐसे नहीं करना है देखते हैं, नहीं नहीं, माइंड को यह संकेत देना है हाँ इसको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। कहने का मतलब पहले पर्सन को बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि हम 30% का मतलब है 100% जब कोई व्यक्ति करता है तो मैं कहता हूं कम से कम 20-30 तक पर्सन वो क्या करता है, वहां पर्सन को ढंग से पढ़ता ही नहीं है, इसलिए गलत कर देता है। पर्सन को ढंग से पढ़ लेता है, फिर दूसरी गलती क्या करता है, विकल्प को ढंग से नहीं पढ़ता है, और विकल्प को भी अगर ढंग से पढ़ लेता है तो फिर उस विकल्प के सही क्वेश्चन को छांटना वहां गलती कर देता है, इलिमिनेट करने में गलती कर देता है। और वहां भी एक बार और होती है, आप वहां कई बार आप ऐसे करते हो हाँ यार मिल गया इसका उत्तर, आप वहां गोला काला करने में गलती कर देते हो। इसलिए सभी गलतियों से बचना है। सुनते जाओ आप, एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूं साथ साथ। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन की, प्रत्येक विषय पर आएंगे। ज्योग्राफी के आप 100% सटीकता से कैसे करें, पॉलिटी के आप किस प्रकार करें, ज्योग्राफी के आप किस प्रकार करें, करंट अफेयर्स के आप किस प्रकार करें, और आपको एग्जाम हॉल माइंडसेट क्या बनाना है, इस पर भी बात करेंगे 2 मिनट। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। एग्जाम हॉल के अंदर आपको अच्छे माइंडसेट से प्रवेश करना है। वहां किसी प्रकार का ये तनाव नहीं रखना, अरे यार मैंने वो क्रोनोलॉजी तो पढ़ी नहीं जुलाई की यार। दूसरा कोई स्टूडेंट मिलेगा आपको बाहर, अरे यार कैसी आपकी तैयारी, यार बढ़िया, अरे यार करंट्स तो पता नहीं यार, मेरा तो यार करंट से प्यार नहीं है। आप फिर सोचोगे यार मेरा भी करंट्स रह गया। वो आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन भी ऐसा पूछ ले कि यार पॉलिटी से पीछे यार प्रश्न पत्र यूआर का आया, उसमें यार पॉलिटी के बहुत हार्ड प्रश्न पूछे थे। अरे यार कोई ऐसे भी कह सकता है पेपर आउट होगा। आपको ये चीजें ध्यान नहीं रखनी है। एग्जाम हॉल में प्रवेश करो तो वहां बाहर लोग ये कहेंगे पेपर आउट हो गया, व्हाट्सएप पे आ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत अफवाह फैलाने वाले लोग मिलेंगे आपको। उन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। आपको अगर वो फोन में भी दिखा देना कि ये देखो आरएस का पेपर है, आरपीएससी चेयरमैन की न्यूज भी बताई, चेयरमैन ने भी पेपर के बारे में ये बताया भी पेपर है वो आउट हो गया है, बच्चों को पता नहीं चला अभी हमारा एग्जाम हो रहा है, पेपर आउट है, ऐसे लोग भी है मैंने देखे। वहां आपको ध्यान नहीं देना है। तो 100% सटीकता कैसे रहेंगी एग्जाम हॉल में? जब आप वहां बैठे जाएं तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा वहां बात नहीं करनी है, सर घड़ी नहीं है, सर वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, घड़ी की जरूरत ही नहीं है यार। वहां आप 3 घंटे में से 2 घंटे में पेपर कर दोगे। 1 घंटा तो पढ़ा ही रहता है, वो 3 घंटा किन लोगों के लिए होती है जो ऐसे फालतू ताक से जाते रहते हैं, उनके लिए होते हैं। ठीक है, आप बहुत शांत मन से अगर पेपर करोगे, कोई बात नहीं, आप पूरा समय व्यतीत करिए वहां, लेकिन बहुत ही शांत भाव से आप बैठिए वहां अच्छे तरीके से। एग्जाम हॉल में अगर आपको लगता है कि सांस ले वहां इस तरह से करके बैठो, आप आराम से इस तरह हाथों को एकदम योगासन की मुद्रा में एकदम मनोयोग से शांत भाव से इस तरह से योग मुद्रा के अंदर अलग अलग शांत भाव से 10-15 मिनट पहले चले जाओ, आधा घंटा पहले वहां अच्छे तरीके से अपने आप को समझाओ हाँ यार मुझे पहले गणित वाले नहीं करने, मुझे रीजनिंग वाले में नहीं उलझना है। अगर वो सबसे पहले आ भी जाए तो एक बार उनको स्किप कर देना है, क्योंकि उनको मैं लास्ट में देखूंगा अगर वो समय बहुत ज्यादा खा जाते हैं। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसको आप पहले करो, और आप मन को समझाना है कि यार 2-4% अगर हार्ड भी आ जाते हैं शुरू में तो अपने को ये नहीं सोचना करो यार पता नहीं पेपर कितना हार्ड है। कई बार ऐसा होता है भी शुरू में आपके 5 या 7% हार्ड आ जाते हैं, अपने सोचने लगते हैं अरे यार ये तो पेपर हार्ड है, लेकिन हार्ड है तो क्या है यार, वो सबके लिए हार्ड होगा। अगर कठिन सरल की बात आती है तो पेपर
इज ए कॉमन पेपर फॉर एवरी वन, सबके लिए वह कॉमन है। वहां आपको पहले से ही 10 या 15 मिनट अपने आप से बात करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस। ये एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% एक्यूरेसी वहीं से शुरू हो जाती है, इसलिए मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ इस चीज का। आगे सब्जेक्ट पे आएंगे। अब वहां शुरू कर दिया आपने पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान की पसंद आ गई, जैसे ज्योग्राफी से, तो आपको वहां पसंद आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब आप उसमें 2-3 नदियां दे दी, घग्गर दे दी, लूणी दे दी, माही दे दी। अब आपको पता नहीं है कि हाड़ौती क्षेत्र से नदी कौन सी आ रही है, लेकिन आप वो नदियां छांट दो, जैसे लूणी इधर है आपको पता है, घग्गर इधर है और माही इधर है, अब बाकी कौन सी बच गई, हाड़ौती की बच गई। इसे कहते हैं एलिमिनेट थ्योरी। चाहे आपको पता ना हो वहां से पार्वती आ रही है, कौन सी आ रही है, ये सब आपको वहां से परवन नदी आ रही है, तो ये आपको सोचना है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान से जो आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो आपको आंतरिक प्रवाह वाली नदी पता नहीं है मान लेते हैं, लेकिन आपको ये तो पता है ये मध्य प्रदेश से आ रही है, ये गुजरात की तरफ जा रही है, ये माही है, ये सोम है, ये जख्म है, उनको आप एलिमिनेट कर दो, बाकी वो बच जाएगी। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जहां आपको सोचना है। जैसे अभी एक पीछे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया भारतीय कृषि के बारे में, तो उसमें सबसे पहले ये दिया कि चीन के पास भारत से ज्यादा कृषि योग्य क्षेत्र है। ऐसे 4 क्वेश्चन में से सही छांटना था, तो आपको पता है चीन के पास सही नहीं है, ये माइंड सेट की बात है। अपने को जनरल अवेयरनेस, कॉमन सेंस रखना है। चीन के पास पहाड़ी भूमि है, भारत के पास बहुत ही मैदानी, गंगा का मैदान है विस्तृत, बहुत सारे पश्चिमी जो भी पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, वहां हर जगह खेती के लिए बहुत अच्छी भूमि है। अब आप उस पर्सन को क्या करोगे, उसको रॉन्ग में डाल दोगे। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत के पास चीन की अपेक्षा उत्पादकता ज्यादा है, ये गलत है, क्योंकि भारत के पास प्रति एकड़ उत्पादकता या प्रति हेक्टेयर उत्पादकता चीन, यूएसए, इन देशों की अपेक्षा, इजराइल की अपेक्षा कम है। अपने कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि भारत की यही प्रॉब्लम है। यहाँ सिर्फ हरित क्रांति कुछ जिलों में हुई है, पंजाब है और यहाँ कुछ है, बाकी ऐसा नहीं है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे ज्योग्राफी का एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे पूछा गया ज्योग्राफी में कॉरिडोर के बारे में पूछा गया, तो ज्योग्राफी का प्रश्न आप जैसे पढ़ रहे हो, कॉरिडोर का पूछ लिया आपने, सड़क मार्ग है, जैसे म्यांमार के मोहे से लेकर के माईसो तक जाता है थाईलैंड की। अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, प्रसिद्ध एग्जाम था, पीसीएस का था, कौन सा मेरे याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर यह पूछा गया 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे गए। एक तो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर पूछा गया, एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, एक वो जहां से म्यांमार से थाईलैंड तक जो त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मार्ग है, तो वहां माईसोट की जगह और नाम दिया हुआ था, तो इसलिए आपको क्लियर करना है। आप सीधे उसको क्या कर दोगे, सही कर दोगे। हाँ, ये म्यांमार के मोह से, मणिपुर के मोहे गांव से थाईलैंड के नॉन तक जाता है, तो नॉन गांव नहीं है, वो माईसोत गांव है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई डरने की बात नहीं है। एग्जाम के अंदर जब एक आरएस का स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता है, काफी मैच्योर होता है। जब एक लड़का स्नातक कर लेता है, डिग्री कर लेता है, तो डर वाली बात तो होती नहीं है। प्रिपरेशन इज द की ऑफ टू गेट कॉन्फिडेंस। अगर आपकी प्रिपरेशन है, तैयारी है, मैं तो कहता हूं अगर आपकी 40% भी तैयारी है, तो प्री में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री के अंदर तो आप गिने चुने टॉपिक्स भी अगर ढंग से पढ़े हुए हैं, उनको भी क्लियर, अभी 10-15 दिन में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार प्री में कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ठीक है आपने कभी किताबें पढ़ी नहीं, आप सीधे बीए की फॉर्म भरा हुआ है, 10 दिन में कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले से अगर कुछ चीजें आपको तैयार हैं, आप एकेडमिक लेवल बढ़िया है, कुछ चीजें आपके ढंग से तैयार है, उनको आप अगर थोड़ा सा रिविजन कर लोगे तो भी आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अब एक्यूरेसी बढ़ाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। एक्यूरेसी में दिक्कत कहाँ आती है? एक्यूरेसी में दिक्कत पॉलिटी में आती है। पॉलिटी के अंदर जो भी आपको फैक्ट पूछे जाएंगे, जिससे भी संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, वहां आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपकी 100% एक्यूरेसी होगी। साधारण प्रश्न गलत कर देते हो, वहां पूछा जाता है लोकसभा सदस्य के लिए उम्र कितनी है, राज्यसभा सदस्य की, ये तो सबको पता है, लोकसभा के लिए 25 है, वहां आप कहते हो यार लोकसभा के लिए 30 है। कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्यसभा है वो अपर है, ये लोअर है, लोअर के लिए लो उम्र होती है। अपने आप को जब पढ़ो तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप टॉपर हो, जो स्टूडेंट्स ज्यादा अपने होशियार होता है ना, अपने कहते हैं जो जिम्मेदार होता है उसी को ही जिम्मेदारी होती है, उसी को डर लगता है। डर एक पॉजिटिव चीज है, ये हम आपको कह देता हूं। अगर डर नहीं है तो वो लापरवाह है, लापरवाह कभी नहीं होना चाहिए। ये मेरी थ्योरी है। अगर डर लग रहा है, तनाव है, टेंशन है, तो समझो हम जिम्मेदार हैं, हम अच्छा करेंगे। शरीर को थोड़ा तनावग्रस्त होना, डर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर की जो भी सेल्स हैं, हमारे शरीर में कोप सेल्स हैं, जो भी उन सबको अलर्ट करना, उन सबके साथ शरीर जो भी संघर्ष करता है, वो हमें बाहर से जो भी इनपुट मिलता है वो जिम्मेदारी का इनपुट है, डर है, वो हमें अलर्ट करता है। एक बागड़ी के अंदर कहावत सुनेड़ी है थारी, बहुत काम की है बुढ़िया की, कह तैरू की रांड है, बिना तैरू की कदी को नहीं हो। कहने का मतलब भी तैरू है, बहुत ज्यादा जाना, उसको डर नहीं लग रहा है, नहीं डरेगा यार मन में तैरना आवे, मैं तैर लूंगा, बटे है। अगर डर लग रहा है वो सावधानी रखेगा, वो तैरेगा तो बहुत सारी चीजों में देखेगा, कहीं कोई गड्ढा नहीं है, या पास में कहीं रस्सी है उसको मैं पकड़ सकता हूं, वो सारी चीजें देखेगा। भी मुझे ध्यान क्या रखना है, बहुत ज्यादा तेज भाव का पानी तो नहीं है क्या,
ठीक है, वो पूरी सावधानी से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए डर लगना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। पॉजिटिव है वो भी चीज़, बहुत सारी रिसर्च हुई है। पुरानी रिसर्च छोड़ दो, पुराने समय के अंदर कोई रिसर्च है वो मेडिकल साइंस बेस नहीं होती थी। आजकल जो भी रिसर्च हो रही है वो मेडिकल साइंस बेस हो रही है। आपके साथ कोई रिसर्च हो रही है तो उसकी पूरी काउंटिंग होती है, ग्राफिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट सुना है आपने। डर पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स, डोंट वरी। नेल्सन मंडेला जब 25 साल जेल से बाहर आए तो उनको पूछा कि यार आप 25 साल आपकी जेल बोल दी, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा डर सबको लगता है, मैं प्रबंधन करने की, मैनेज करने की, ऑटो सजेशन से चलता रहता है। सतवीर सर कोचिंग नहीं, कोचिंग मैंने दोनों छोड़ दी है। कोचिंग उन लोगों के लिए है जो बेरोजगार हैं और मैं इसी पे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ाने की वीडियो मैंने बंद कर दिए हैं। पढ़ाने वाले यूट्यूब पर बहुत हैं, बेरोजगार लड़कों का हक मार रहे हैं। यहाँ सिर्फ आपको गाइड करना बहुत जरूरी है मेरे अनुभव से। जो आरएस में सिलेक्ट हैं, जो यूपीएससी पीसीएस, मैं कहता हूँ उनको गाइडेंस जरूर बताना चाहिए यूट्यूब पर, ताकि आप जैसे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि जब हमें कोई उपलब्धि प्राप्त होती है और उसका हम किसी के साथ जब तक शेयर नहीं करते तो अपने को ऐसा लगता है यार मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया, ये मेरे पास टैलेंट है, या समाज के काम मेरा टैलेंट नहीं है, तो मेरे जीवन का अर्थ क्या रह जाता है। आपके पास कोई स्किल है, आप अगर समाज के काम नहीं आ रहे तो आपका मनुष्य होना ही बेकार है। हाँ सर गिरिराज पोस्टपोन को लेकर क्या खबर है? पोस्टपोन के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो भी आपको बता रहा हूँ। डोंट माइंड, कोई एग्जाम कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है। 1 या 2 दिन अगर जो जिसको हम IBPS एग्जाम बोलते हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम है बैंक पीओ का, वो 1 अक्टूबर को हो सकता है। 1 या 2 दिन आगे पीछे RPSC करती है, IBPS करती है, दोनों में से एक एजेंसी आगे पीछे कर सकती है। ना भी करे तो डोंट माइंड, आपको RS का एग्जाम देना है तो RS का ही देना है, बैंक पीओ का देना है उसको बैंक पीओ का ही देना है। ठीक है, ये एक क्लियर कट बात होनी चाहिए। 2 घोड़ों पे सवार अपने को नहीं होना है। 2 घोड़ों पे सवार होने के लिए बहुत प्रशिक्षण की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरे का हक भी नहीं मारना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी RPSC में गए भी, हमें 1 साल और मौका दे RS देने का। मैंने कहा यार आपने बहुत RS एग्जाम दे दिए, अब हमारा RS में चयन हो गया, अब SDM नहीं बन पाए तो डोंट माइंड, RS जरूर बने हैं। RS में चाहे सबऑर्डिनेट में हो चाहे आप सुपर ऑर्डिनेट में हो, ठीक है, RS में हो गया तो वहाँ संतुष्ट हो जाना चाहिए। हाँ, संतुष्ट तब तक जरूर ना हो जब तक आपको ऐसा लगता है हाँ यार मैं कर सकता हूँ। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी जब सरकार नहीं आपकी उम्र पूरी करती है, आप ओवरेज हो गए, तो उसके बाद सरकार के पास एप्लीकेशन देना, सर मुझे आप युवाओं को मौका दें। हमने मौके बुना लिए, हमने पूरी तैयारी कर ली। अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं फ्रेंड्स। साइंस की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। साइंस में आपको निश्चित क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वहाँ से आपको अभी से ही जोड़ करके अपने आप जो चीज़ें पढ़ो, थोड़ा ढंग से पढ़ लें। जैसे आप पढ़ रहे हो विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनोल, तो रेटिना से संबंधित होता है आंखों की, आंखों की रोशनी बढ़ती है, अपने कहते हैं रेटिना का निर्माण विटामिन ए से होता है, तो रेटिनोल। ठीक है, विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड, सी आता है, एस्कोर्बिक स्कर्वी रोग, तो स्कर्विक एसिड। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें आपको 10-12 दिन है आपके साथ, तो कुछ चीज़ें आपको एज इट इज उठानी है। आपको कहने का मतलब सीधे टॉपिक पे आना है। अब जैसे ब्लड ग्रुप का टॉपिक ले लिया, जनसंख्या का टॉपिक ले लिया, सीधे एक टॉपिक पे आओ। जैसे संविधान संशोधन का टॉपिक ले लिया, सारा पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं है। ये कब लगता है? ये तो मैंने बात बताई है। दिमाग को क्या संकेत दिया है आपने? दिमाग को ये संकेत दो कि अपना काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देना है। कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु गुमाते समस्तम कर्मणि। अपने को कर्म पे फोकस करना है। जब अपने रिजल्ट पे फोकस करते हैं ना, वहां समस्या आती है। रिजल्ट पे फोकस कैसे करते हैं? पता नहीं कितने क्वेश्चन सही होंगे, पता नहीं यार यहाँ कैसे होगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आप साइंस से रहे हैं तो आपको साइंस वाले सब्जेक्टों पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप कर दोगे। अगर आपके पास बायोलॉजी रहा है, मेरे 1994 के अंदर मैंने 12th किया, उस समय मैंने बायो पढ़ा था, उसके बाद में मैंने RS में बायो पढ़ा, अभी भी मेरे बायो की याद है क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट रहा है। अगर आपके सब्जेक्ट है ना तो वहां आपको बिल्कुल ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वहां से आप कर दोगे, क्योंकि विकल्प भी तो पूछे हैं, विकल्प छांट लोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ने, ज्योग्राफी के, तो वहां से सीधे टॉपिक उठावा बाप। कौन से टॉपिक? जो RS 2021 में 18 में पूछे गए वहां से। और मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कि कौन से टॉपिक से पर्सन आते हैं, कौन से टॉपिकों से नहीं आते हैं। जहां से नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दो। जैसे बायो से पर्सन 7-8 आते हैं, समसामयिक में खेल से पर्सन सबसे ज्यादा आते हैं, तो वहां के वो टॉपिक उठाओ ना। जहां से 50% क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ो आप। और फालतू उलझते क्यों? आपको पता है कि ज्योग्राफी से पर्सन, ज्योग्राफी से जो ये अपने जो भी है ना, उच्चावच पर्वत पठार पहाड़ मैदान से सीधे पर्सन आते हैं, पश्चिमी घाट से, गंगा के मैदान से, हिमालय से, कौन सा पश्चिम से पूर्व कौन सा दरा है, बोमडिला दरा है, सिपकिला दरा है, जास्कर है, कराकोरम श्रेणी है, वहां से सीधे पर्सन आते हैं, उनको उठाओ आप अब। ठीक है, एक 2-2 पन्ने फाड़ दो, कहीं से भी किताबों के पन्ने भी फाड़ दो, डोंट माइंड। मैं तो कहता हूँ, मैं तो ऐसे करता था। जैसे आपको ज्योग्राफी के 15-20 पेज फाड़ दिए, 15-20 पेज जहाँ से पॉलिटी के फाड़ दिए, उसके 15-20 पेज इस तरह रख लो आप अलग। यार यहाँ से मेरे को पढ़ना है, वो तैयार हो गए उसको फेंक दो, वो तैयार हो गए उसको छोड़ दो। अब दोबारा रिवीजन के लिए मत सोचना, एक बार चीजें पलट लो फिर उसको छोड़ो, बस यही करना। अब आप कह रहे हो मैथ्स का, तो मैथ्स के बहुत ज्यादा सवालों की अब एक्सरसाइज नहीं करनी है, सीधे
उसके जो भी उसके जो इसको बोलते हैं ना अपने फार्मूला, वो फार्मूला को एक बार अपने पास रखो। आप एग्जाम से पहले दिन, एग्जाम के पहले दिन वो फार्मूले जरूर रिपीट कर लो, वो चीजें रखो। एग्जाम के पहले दिन चीजों को रिपीट करना, उनके 50 पेज तैयार करो, सिनॉप्सिस बनाओ, ठीक है। जैसे 99, 100, 98, 101, 105 जो अनुच्छेद है, नए जो टॉपिक है, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक, हिस्ट्री मैथमेटिक्स छोड़ ही दो, चाहिए डोंट माइंड, वहां ध्यान मत दो, ये बहुत विस्तृत है, अब आपको वहां ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। मैंने तो छोड़ दिया था, मैं भी बता रहा हूँ। मैंने भाटिया जी से बात की थी एक बार, जब मैं फ्री का था, मैं सर ये हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं पाई। उन्होंने कहा डोंट माइंड, अगर आपको एक दिन पढ़ना भी है ना, तो स्वतंत्रता संग्राम, भारत का तो स्वतंत्रता संग्राम है, आधुनिक भारत, वहां से कुछ चीजें हैं वो आपको ऐसा लगता है हाँ यार ये मुझे चीजें देखनी है। जैसे 1800 शताब्दी की क्रांति के मुख्य केंद्र, तो वो 5-7 केंद्र देख लो। वो 1800 शताब्दी की क्रांति झांसी में किसने की, अवध में किसने की। आपने सब्जेक्ट का टॉपिक ले लिया कि हाँ वर्तमान के अंदर नियुक्तियां, करंट अफेयर्स में नियुक्तियां पढ़नी है, तो सीधा गूगल सर्च करो, नियुक्तियां आ जाएगी, मुख्य मुख्य नियुक्तियां, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, जैसे अजय बंगा, इस तरह से आपको मुख्य मुख्य नियुक्तियां देख लेनी है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, जैसे यार मेरे को करंट अफेयर्स के अंदर यार मेरे को क्रोनोलॉजी पढ़नी है, 7-8 महीने की है, वहां नहीं उलझना है, एक कोई मैराथन क्लास 3-4 घंटे की कंप्लीट कर दो। अब तो आप लास्ट के अंदर किताबें नहीं पढ़ पाओ, मुझे पढ़ा है 10-15 दिन, अगर किताबें हैं तो जल्दी जल्दी पन्ने पढ़ दो, उसकी मुख्य मुख्य चीजें देख लो, वो ज्यादा सही रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं यार इस किताब से तो मैं कहाँ से किस तरह चीजें देखूंगा, तो आप एक मैराथन लगा दो। जैसे आपका हिस्ट्री बाकी है यार, और तो मैंने सब कर लिया यार, हिस्ट्री में नहीं पढ़ पाया, हिस्ट्री काफी विस्तृत है, अब मैं इसको 4-5 घंटे में हिस्ट्री कैसे करूँ, तो मैंने 2-3 जैसे उत्कर्ष है, जैसे कोई ये अपने आरटीएस कपिल चौधरी है, जैसे स्प्रिंग बोर्ड है, इनके मैराथन मैंने देखे थे, 3-4 घंटों में पूरी मिडवियल, एंशिएंट, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री 3-4 घंटे के अंदर वो कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मान लो। वहां से वो मुख्य मुख्य चीज उठा रहे हैं, फैक्ट सीधे जो प्री पूछे जा रहे हैं, उस क्लास को रिवाइज कर दो यार। कंटेंट से पर्सन आते हैं, हार्ड वगैरह कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ जो पर्सन हार्ड होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। अब आपको प्रैक्टिस पेपर के चक्रों में मत पढ़े, सिर्फ जो भी किताब उसके लास्ट में दिए हुए हैं 10-15-50 क्वेश्चन वो जरूर देख लें, या यूसेट के लास्ट में दिए, साथ में तो आपकी तैयारी होगी, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसा देखते हुए पढ़ो। अब तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है मैंने 150 क्वेश्चन किए मेरे कितने सही हो रहे हैं, वहां बिल्कुल नहीं उलझना है 1% भी। अब आपको जो भी पुस्तक है उसके लास्ट में जो प्री दिए, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को केमिस्ट्री वाले देख लेने चाहिए, मेरे को इंडियन पॉलिटी के 500% पढ़ लेनी चाहिए, वो यूनिक हो चाहे कोई गाइड हो, कौन सी ही किताब हो, वहां से सीधे उठाएं, या आप गूगल पे जाएं या मैराथन क्लास जाएं, वहां से सीधे डायरेक्ट आप जल्दी जल्दी कर दो। आप 10-15 दिन के अंदर आपको 100% एक्यूरेसी के लिए 5 चीजें ध्यान रखो। कैसे 5 चीजें आपको ध्यान रखने, सर घटना चक्कर एमसीक्यू पढ़ते हैं, हाँ घटना चक्कर के कुछ टॉपिक आपके तैयार नहीं है तो उस टॉपिक से संबंधित आप सीधे प्रश्न पढ़ दो, उसके नीचे जो समीक्षा दिया वहां नहीं उलझना है, आप उसके सीधे प्रश्न पढ़ो घटना चक्र की, और आपको चक्रों में नहीं पढ़ना है। जैसे घटना चक्र आपको पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर जैसे पढ़ना है तो वो पढ़ दो, जैसे वहां आपको साइंस टेक्नोलॉजी के पढ़ने हैं तो ज्योग्राफी, केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री के अलग अलग उसके टॉपिक है, उसमें केमिस्ट्री का उसमें अलग है, भौतिक विज्ञान का अलग है, तो भौतिक विज्ञान उसमें पढ़ोगे तो वो सारी आ जाएंगे। जीव विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें सारा ब्लड ग्रुप दिया होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही है, कौन सा सार्वत्रिक दाता है, कौन सा आरएस फैक्टर क्या है। तो अब मैं आपको क्या बताने आया हूं इस लाइव सेशन में, यही बताने आया हूं कि अब आपको 100% एक्यूरेसी कैसे रखनी है इसका बता रहा हूं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप बायोलॉजी के अंदर आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो ब्लड ग्रुप का पूरा कर लिया, कोई चीज कहीं से भी आप रोग है तो रोग के मुख्य मुख्य जहां से प्रश्न हर बार आते हैं उसको कवर करना है। अब राजस्थान की जैसे दुर्ग है तो राजस्थान के दुर्ग फटाफट सारे कर दो। एक तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, क्रम आरोही क्रम पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है, पूर्व से पश्चिम पूछा है या उत्तर से दक्षिण पूछा है। ये एक आप दिशा वाले प्रश्न करो तो आप साथ साथ पेन चलाते रहो। युद्ध है तो युद्ध का आप सीधा युद्ध के टॉपिक उठाओ, युद्ध वाला आप सही कर दोगे, ठीक है। महाराणा कुंभा से प्रश्न पूछते हैं, कुंभा की पुस्तकें, कुंभा के 2-3 युद्ध, राणा सांगा के जो भी युद्ध है, त्राइन का दोनों युद्ध याद कर लो, त्राइन का युद्ध कब हुआ, किसके बीच कौन हारा जीता, सीधे सीधे फैक्ट पढ़ो। जनसंख्या में सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले ज्यादा, ये मैंने बार बार बताता हूँ ये चीजें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब आप इकोनॉमिक्स रिव्यू पढ़ोगे तो बजट के अंदर जो मुख्य घोषणाएं कौन सी थी वो आप देख लो चीजें, ठीक है। ये चीजें छोटे छोटे टॉपिक है। सर पुराने पेपर सोल्व करने कहाँ मिल जाएंगे? पुराने पेपर सम्यक के इस पे डाउनलोड आप कर सकते हो, गूगल पे जाकर के सम्यक के पढ़े हैं, स्प्रिंग बोर्ड के पढ़े हैं, आप सीधे गूगल करोगे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सीधी पीडीएफ। बाकी एक पेपर मेरा 2021 का इस पे अपलोड किया हुआ, 5 मिनट के अंदर उसका मैंने विश्लेषण किया है कैसे करो आप, एक्यूरेसी वो पढ़ो आप, उससे आपकी एक्यूरेसी आएगी। उसमें मैंने बताया कहाँ गलती करते हो। एक चीज और करते हैं, एक जब आप विकल्प पढ़ो ना तो विकल्प को अच्छे तरीके से आप पढ़ो, वहां विकल्प पढ़ने में आप गलती कर देते हो। एग्जाम में कम से कम 10% ऐसे करते हो तो आप विकल्प को ढंग से नहीं पढ़ते हो, क्योंकि उसमें किसी में नहीं दिया होता है, किसी में हाँ दिया होता है। वो एक कथन के प्रश्न आएंगे, तर्क, कथन और कारण, तो वहां आप ढंग से पढ़ो प्रश्न को, टाइम काफी होता है आपके पास, ठीक है। इनको लास्ट में करो, काफी टाइम पड़ा होगा आपके पास, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे वो घोड़े 5वें वाले के लिए, वहां टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो वहां जब आप पढ़ो ना कथन और कारण वाले, तो अपने आप को उस स्थिति में रखो आप, जैसे कोई एसीबी का सीबीआई का प्रश्न आ गया, आप सीबीआई अधिकारियों किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ना है, उससे संबंधित तो आप ऐसे रखो भी मेरे को करप्शन मुक्त रहना है और एकदम तटस्थ रहना है, निष्पक्ष रहना है, सत्यनिष्ठ अधिकारी बनकर के उन सत्य कथनों को आप कर सकते हो, निष्पक्ष रहना है।
एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उस स्थिति में आपको रखना है, हाँ यार अगर यह प्रॉब्लम मेरे सामने आए तो मैं कैसे हल करूँ। ऐसे 7-8% आएंगे, कथन कारण तर्क, वो आप कर दोगे रीजनिंग के अंदर, वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ढंग से पढ़ना है। अब आपको आना है ये राजस्थान की, जैसे ये अपने आता है पॉलिटी। पॉलिटी वाले आप क्या करते हो, वहाँ आप उलझते रहते हो, गिनते रहते हो अध्यक्ष कौन कौन थे राजस्थान के फलाने आयोग के, और उस पर समय वेस्ट कर देते हो। नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आप गलत करके आते हो। आपको नहीं आ रहा है उन प्रश्नों को छोड़ना है। हाँ 50% आ रहा है, ऐसे लगता है यार इन दो में से एक हो सकता है, लेकिन वहाँ भी कंफर्म करना है। आपको ऐसा लग रहा है इन दोनों में से एक हो सकता है, तो वहाँ भी गलत हो जाते हैं। वो तब करना है जब आपके 110-20 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 105, 10, 15 तक ही करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 110-15 तक आपने कर दिया तो वहाँ आपको नहीं उलझना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है। एक्यूरेसी रखने का तरीका यही है, पर्सन को ढंग से पढ़ें, और अब आप पढ़ें तो सिर्फ टॉपिक्स उठाएं तो 100% एक्यूरेसी आएगी। माइंड को संकेत अच्छा देना है, मेन चीज़ यही है। तो थैंक्स फ्रेंड्स। अब आपको इधर उधर जो भी लोग फालतू की बातें करते हैं उन लोगों के चक्रों में आपको पढ़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह से आप इकट्ठे होकर के एक गाड़ी के अंदर आप जाते हो तो वहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फालतू की बातें करते रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, अपने को न्यूट्रल रहना है। अगर कोई कह दे तो भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तैयारी को फाइनल टच कैसे दें ये अपनी बात हो गई। रीजनिंग के पर्सन आप है ना, रीजनिंग लगाने में आपको थोड़ा सा वहाँ धैर्य रखने की जरूरत होती है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। पेपर के अंदर कहते हैं शांत भाव बहुत जरूरी है। ठीक है।